हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट अकाउंट का अगला पार्ट है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट के सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट के जितने भी पार्ट कवर कर लिए उसमें बेसिक्स कवर किए, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया और उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा था कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट क्या होता है और क्या उसमें शो किया जाता है, कैसे हमारा प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बात किया था फ्रेंड्स। और साथ ही आपको ये भी बताया था कि इसका एक टेबुलर फॉर्मेट जो होता है वो भी मैं आपके सामने फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज बस एक प्रेजेंट करके दिखा दूंगा कि कैसे बना होता है कॉस्ट शीट। बाकी जो होता है उसका फॉर्मेट वो तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो गो गो थ्रू विद दैट फॉर्मेट। ठीक है, और उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्मेट, एक टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वो उसी टेबल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज, मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि एक टेबल के फॉर्म में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ये फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। ठीक है, बुक में जैसे फॉर्मेट दिया होता है वैसे ही मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पे प्रेजेंट किया आज। कल जो फॉर्मेट प्रेजेंट किया था वो याद करने के लिए बहुत सही है, आसान तरीका है। ठीक है ना, और क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे, आप इसको भी देख सकते हैं। पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज। उसमें जितने भी हमारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है टू आवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें भी वही जो भी कंपोनेंट्स है, देखिए फ्रेंड्स, की कैरेज है, फ्रेट है, ऑक्ट्राई है, कस्टम ड्यूटी है, एक्सेट्रा। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सब कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था फ्रेंड्स। एक बार कल वाले वीडियो को, इसके प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर से आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ही ये समझ में आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट तो एक ही है, बस ये थोड़ा सा अलग वे में दिखाया हुआ है। लेस डिफेक्टिव मटेरियल कुछ है तो उसको भी लेस किया जाता है। लेस रेसिड्यूज यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें से भी बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कल भी मैं बता रहा था, देखिए इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं। पूछा जाता है कभी कभी कि डिफेक्टिव गुड्स को क्या करते हैं कॉस्ट शीट से। तो डिफेक्टिव गुड्स को हम लोग, डिफेक्टिव मटेरियल जो हम लोग रिटर्न कर देते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेस रेसिडुअल यूज इन अदर प्रोडक्ट, द रेसिड्यूज विच इज यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट, उसको भी हम लोग लेस कर देंगे। और आ जाएगा क्या हमारा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स में, वही चीज यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी जो है वेजेस, साथ ही साथ और भी कोई डायरेक्ट चार्जेस जो है उन सबको हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसमें आप फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स को जोड़ेंगे। व्हाट इज ओवरहेड्स फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट करें जल्दी कि व्हाट इज ओवरहेड। ओवरहेड मींस the indirect expenses. Indirect expenses are called overhead. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी कह सकते हैं और वर्क ऑन कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव लेबर, फ्यूल, पावर, कोल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन। मतलब ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री, all that expenses are shown under the head of factory overhead. Okay friends,
तो यहाँ पे एक बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय एनी मेथड ऑफ एलोकेशन मे बी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस। क्या कहना चाह रहा है ये, बाय एनी मेथड ऑफ एलोकेशन मे बी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, किसी भी मेथड से जब आप एलोकेशन करेंगे, बाय एनी मेथड ऑफ एलोकेशन मे बी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस, मीन्स किसी भी मेथड से अगर हम एलोकेशन करेंगे वो क्या हो सकता है, वो डायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है, और डायरेक्ट वेजेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट तो कहते ही है, मतलब ये वही बात कहना चाह रहा है कि जो भी आप मेथड लगाएंगे, हर किसी मेथड से ही हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा और डायरेक्ट वेजेस आएंगे, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा इसी में अब क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड तो आ गया, इसमें हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेस थे सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया, और उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड एडिशनल ओवरबर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, लेस स्क्रैप और डिफेक्टिव, स्क्रैप डिफेक्टिव हर जगह से ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेस हो जाएगा। आ जाएगा आपका फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। कल हम लोगों ने पूरा इस कॉस्ट शीट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज मैं बस इसी को एक समराइज वे में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो रिकॉल भी हो जाए, और इस उसमें अगर कुछ एडिशन है, एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था, ठीक है, तो कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने स्क्रैप वैल्यू को देखा, ठीक है, कोई डिफेक्टिव सामान अगर रिटर्न हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको जोड़ने के बाद फैक्ट्री वर्क कॉस्ट तो आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें आपका क्या आ गया, लीगल एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, मींस जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, वो आ गए। ये किसी परसेंटेज के टर्म में भी दे सकता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएटेड बाय एनी परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। क्या देगा आपको कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क ऑन वर्क कॉस्ट, तो जितना यहाँ पे अमाउंट आएगा उसको 20% टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा। या इसमें का कोई एक कंपोनेंट भी कह सकता है कि कोई एक कंपोनेंट को उठा लीजिए, हम कह दें कि वो वर्क कॉस्ट का इतना परसेंट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो इसको उतना ध्यान देने का, फोकस करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको याद होने चाहिए कि वर्क कॉस्ट कैसे आता है, किन चीजों को ऐड करने के बाद, किन चीजों को फ्रेंड्स लेस करने के बाद, और उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका आएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि वर्क कॉस्ट में जब आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ऑफिस कॉस्ट। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को फ्रेंड्स, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क कॉस्ट में कैसे हम लोग क्या चीजें ऐड करेंगे तो हमारा ऑफिस कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जितने भी है, लाइक डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग, इन सब को जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। अब यहाँ पे जो आपका एक फॉर्मेट है ये है कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट है। ये कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट ही बस आपको क्या है, फोकस करना है, इसी का फॉर्मेट देखिए। जिन फ्रेंड्स के पास कॉस्ट अकाउंट का बुक होगा, जिन एमकॉम फ्रेंड्स के पास, वो देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 3 फॉर्मेट दिखेंगे। ठीक है ना, कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट के साथ अलग से जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है, और नॉर्मल एक कॉस्ट शीट। 3 मेथड होते हैं, उन तीनों मेथड का मैं अभी नाम भी आपको बता देता हूँ फिर से। तो कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट जो है वही आप बस पढ़ लीजिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे चीजें क्या है,
ऑर्गेनाइज वे में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद जब आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब किस दाम में सामान बेचना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका कॉस्ट शीट जो कि कल भी हम लोगों ने देखा था और आज भी देख लिया। अब देखिए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने का ये आपका एक क्या है, मेथड है। कौन सा, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, नाम पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है, जिसके बारे में डिटेल पढ़ने का जरूरत था फ्रेंड्स तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो कॉस्ट शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। कॉस्ट शीट हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रेंड्स। तो कॉस्ट शीट का अगर आपको डेफिनेशन देखना है, जैसे कल मैंने बताया था वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट मीन्स द ओवरऑल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, जो टोटल कॉस्ट आएगा उन सारे टोटल कॉस्ट को ही हम लोग कॉस्ट शीट में शो करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट सेलेबल, ठीक है ना, ऑल कॉस्ट, कल भी मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट से लेके उस प्रोडक्ट को सेलेबल पॉइंट तक लाने का जितना भी खर्च होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब कुछ सारा कॉस्ट हम लोग टोटल करेंगे, वो टोटल कॉस्ट कॉस्ट शीट में प्रेजेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर प्रेजेंटेड इन एन एनालिटिकल वे, एनालिटिकल वे में इसको प्रेजेंट किया जाता है। पूछ देगा कि किस वे में प्रेजेंट किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, तो एनालिटिकल वे में। याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने सारे चीजों को हम लोगों ने एनालाइज करके, जितने भी हमारे कॉमर्स मिशन के फैकल्टीज है, जो भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत ही चीजों को एनालाइज करके, अपने से रिसर्च करके, क्वेश्चंस देख के कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं अब तक और किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सारे चीजों को हम लोगों ने एनालाइज करके आप लोगों के लिए नोट्स फ्रेम किया है और ये लेक्चर आप लोगों को इसी नोट्स के बेस पे दिया जा रहा है। तो होप सो कि आप लोगों को सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स ज़रूर, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग का काम, हम लोग का भी जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए टाइप ऑफ कॉस्ट शीट दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉस्ट शीट कितने टाइप्स के होते हैं, बस आपको टाइप्स याद रखना है। सिंपल कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, ठीक है। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बस हम लोग जो फॉर्मेट देखे समझे इसको, इसी को आपको रखना है याद कि कहाँ कैसे क्या चीजें ऐड होते हैं, कब कौन चीजें सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं और किस स्टेज के बाद, जैसे प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क इन कॉस्ट आएगा। मेरे साथ बोलिए फ्रेंड्स कि प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा, वर्क इन कॉस्ट आएगा। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, देखिए एक बार फॉर्मेट में लेके चलते हैं, फॉर्मेट को देखते हुए आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, वर्क इन कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आएगा। वर्क कॉस्ट के बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। देखिए दिखा देते हैं फिर से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। देन उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस। कॉस्ट शीट हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया आप लोगों के लिए कि BHU MCOM एंट्रेंस के लिए बस आपको कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट वाला ही फॉर्मेट याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का एक नया टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, साथ साथ कंसेप्ट को भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कंसेप्ट के साथ किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इट इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो अकाउंटिंग ऐसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज रिलेटेड टू विच कॉस्टिंग, इट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है। जैसे कि इसके पहले जो पहला वीडियो था कॉस्टिंग का, उसमें हम लोगों ने बहुत से कॉस्टिंग पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग का क्या होता है, किस किस इंडस्ट्रीज में वो यूज होते हैं, उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब पढ़ तो वहां लिया था, तो थोड़ा यहाँ पे भी मेमोराइज कर ले, ठीक है ना, रिकॉल कर ले उसी डेफिनेशन को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड वेयर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉन रिपीटेटिव, बताया था ना मैंने फ्रेंड्स कि नॉन रिपीटेटिव नेचर के वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर के वर्क को परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, वो जो ऑर्डर होगा लार्ज साइज का होता है। आप लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, एक और होता है हमारा जॉब कॉस्टिंग होता है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग होता है फ्रेंड्स स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, और स्पेसिफिक ऑर्डर में स्मॉल साइज के वर्क को परफॉर्म किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन सा, मतलब एक लार्ज साइज के वर्क को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है कंटिन्यूअस इन वन और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ये एक अकाउंटिंग ईयर में भी खत्म हो सकता है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में भी ये जाके खत्म हो सकता है, वर्क कंप्लीट हो सकता है। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अगर आपने एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिया है फ्रेंड्स, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और अलग अलग कॉस्ट एसर्टेन करेंगे आप लोग। ठीक है, देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर मींस फ्रेंड, मतलब वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टी मतलब वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए कि बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आप क्या हुए, कॉन्ट्रैक्टी मींस द पार्टी हु गिव कॉन्ट्रैक्ट टू अदर पर्सन नोन एज कॉन्ट्रैक्टी। और द पर्सन हु टेक कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हाँ बिल्डिंग बनाने का, तो दैट पर्सन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर। ये तो एक नॉर्मल सा बस एक डेफिनेशन था। याद रखना है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और जिसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट लेता है या जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है उसको कॉन्ट्रैक्टी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेजर बुक इज केप्ट इन विच ए सेपरेट अकाउंट फॉर, अभी बताया मैंने कि फ्रेंड्स हर एक कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे लेजर बुक में बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेजर बुक है, उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। एक पॉइंट ये देखिए फ्रेंड्स कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कहाँ रिलेट करता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेट करता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, तुरंत इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग की एस्केलेशन क्लॉज। पूछा गया है क्वेश्चन इसमें से बहुत बार कि एस्केलेशन क्लॉज किससे रिलेटेड है, तो एक्सक्लेशन क्लॉज ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड तो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। अच्छा होता क्या है, अगर होता क्या है हमको याद रहे, तो इन केस अगर दिमाग से एंट्रेंस का टाइम में स्किप भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसमें, मतलब एक्सक्लेशन क्लॉज किसमें आएगा, तो अगर हमको मीनिंग याद है तो हम क्या कर ले जाएंगे, आंसर फिर भी करेक्ट मार्क करके आएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए कि सेफगार्ड अगेंस्ट एनी लाइक चेंजेस इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टैंड एनहांस अकॉर्डिंगली। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर फ्यूचर में ये भी तो होता है कि फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज के डेट में, और फ्यूचर डेट में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ जाए, चीजों के दाम, मटेरियल्स के दाम, जैसे कि अभी बताया कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए, अब आज का प्राइस कुछ है, मार्केट प्राइस बिल्डिंग बनाने के जो भी मटेरियल यूज होते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है कि उन मटेरियल्स के दाम बढ़ जाए। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को लॉस से बचाने के लिए एक एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, ये एक टर्म्स फिट हो, मतलब एक टर्म्स इंक्लूड किया जाता है एक्सक्लेशन क्लॉज कि इन फ्यूचर अगर
इन फ्यूचर अगर इसमें ये टर्म्स कंडीशन लिखे जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ता है, मतलब चीजों के दाम अगर बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रिवाइज्ड हो जाएंगे, मतलब उसमें भी दाम उतने रुपए से बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सक्लेमेशन क्लॉज किसको सेफगार्ड कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने लिखा ना सेफगार्ड, तो सेफगार्ड किसको कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को सेफगार्ड कर रहा है कि उसको लॉस ना हो। अब उसी तरीके से ये भी तो हो सकता है फ्रेंड्स ना कि चीजों के दाम कम हो जा रहे हैं, भाई चीजों के दाम अगर बढ़ने के चांसेस है तो कम भी तो होने के चांसेस है, तो कम होगा तो हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, हमको यानी कॉन्ट्रैक्टी को। तो उनके उनके लिए भी एक प्रोवाइड किया गया है डी एस्केलेशन क्लॉज, मतलब अगर दाम कम होते हैं, इन द इवेंट ऑफ प्राइस गो डाउन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिड्यूस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मतलब वही बात है, अगर चीजों के दाम कम होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ फोकस कर ले हम लोग, कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये जितने पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज क्रेडिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट कर देंगे अगर वर्क आपका, कॉन्ट्रैक्ट आपका कवर हो जाता है। लेकिन बात ये आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट देन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इज एज फॉलोज। अब बात तो यहाँ आता है, ये तो सीधा काम था कि काम कंप्लीट हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आप क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हुआ तो कौन से पैसे को ट्रांसफर करेंगे, कितना कंप्लीट होगा तो कितना ट्रांसफर करेंगे पैसे, हो सकता है वर्क अगर 25% कंप्लीट हुआ है मान लेते हैं, तो कितना ट्रांसफर करेंगे, 50% है तो कितना जाएगा, मोर देन 50% है तो किस तरीके से हम एलोकेट करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ने से पहले इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल नोशनल प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना, कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोशनल प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अगर कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनकम्प्लीट है तो हम कौन से प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं, पहले नोशनल प्रॉफिट दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा आपसे कि नोशनल प्रॉफिट इज रिलेटेड टू विच कॉस्टिंग, इट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेंड्स घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कॉमर्स नेशन के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, जहां जहां से, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो केस 1 देखिए कि वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और लेस देन 1/4। अगर काम आपका 1/4 कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, मतलब काम आपका 25% कम कंप्लीट हुआ है, या काम आपका उस 25% से कम कंप्लीट हुआ है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट आपका ट्रांसफर नहीं होगा, नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स कि अगर लेस देन वर्क इज कंप्लीटेड, अगर 25% है या उससे कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप डेबिट साइड होगा, ठीक है ना, डेबिट साइड होगा, एक ये क्रेडिट साइड होगा, ठीक है ना। तो जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है, तो पूछेगा इन केस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड 25% देन द बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट।
जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखिए एमसीक्यूज जो है और जो भी बीएचयू में क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनते हैं, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक पूछेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट होता है तो हम लोग, या कितना परसेंट वर्क कंप्लीट होता है सर्टिफाइड होता है तो हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करते, तो 25%। क्वेश्चन सेकंड इसमें ऐसे भी बन गया फ्रेंड्स कि अगर वर्क 25% कंप्लीट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए, बता दिया मैंने कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड केस देखिए क्या है, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 और कह ले 50%, मतलब काम 25% से ज्यादा हो रहा हो बट लेस देन 50%। काम 25% से तो ज्यादा हो रहा है लेकिन 50% से अभी कम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जहां भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वो टॉपिक होगा, करंट टॉपिक होगा, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और देखिए 1/3 जो आएगा, प्रॉफिट कितना हम मानेंगे, अगर वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है, पहले तो 25% से कम काम है तो कोई प्रॉफिट हम नहीं मानेंगे और बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस को। लेकिन अगर काम 50% से कम हो रहा है लेकिन 25% से ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना मानेंगे, जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा उसका 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड, और जो बैलेंस बचा होगा इतना तो आप मान लेंगे प्रॉफिट। अब इसके बाद जो बैलेंस बचा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 1/3 ही लिया है, और जो बैलेंस बचा होगा वो बैलेंस कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स कि नोशनल 1/3 प्रॉफिट कब मानेंगे हम लोग, जब काम कंप्लीट हुआ है 50% से कम लेकिन 25% से ज्यादा। केस थ्री, केस थ्री में मैंने फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ये रखा है कि काम, आप देखिए 50 चीजों को लिंक करके पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जोड़ के, कि वो वाला केस क्या था, वो वाला केस अभी क्या था, केस सेकंड था आप लोगों के लिए कि अगर वर्क आपका सर्टिफाइड है 50% से कम लेकिन 25% से ज्यादा, उसी तरीके से अगर 50% से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, 50% या 50% से ज्यादा हो जाए लेकिन लेस देन 90% रहे, तो उस केस में आप प्रॉफिट कितना मानते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वही बात है फ्रेंड्स, इसको भी मतलब आप लिख ले और करके, वही वो नॉशनल प्रॉफिट का बात कर रहा है, नोशनल प्रॉफिट का बात कर रहा है। तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 डिवाइडेड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो 2/3 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे, और जो बैलेंस रहेगा यहाँ पे फ्रेंड्स वो भी ट्रांसफर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर वर्क बिटवीन 50 to 90% है तो नोशनल प्रॉफिट हम लोग, मतलब प्रॉफिट हम लोग कितना एज्यूम करते हैं नोशनल प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हम लोग एज्यूम करते हैं नोशनल प्रॉफिट का 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी सिर्फ ये 2/3 को लेके बात किया जाता है, या 1/3, इसके पहले क्या था 1/3, और कभी कभी ये पूरे चीजों को लेके ही बात करेगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट केस देख लेते हैं कि अगर वर्क क्या है, नियर टू कंप्लीट, मतलब वर्क एकदम समाप्त होने के, कंप्लीट होने के स्टेज पे आ गया है लेकिन अभी भी कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 90 to 100% के बीच में काम अभी तक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अब यहाँ पे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिर्फ निकालेंगे, इसमें कोई 2/3 1/3 का बात नहीं होगा, सीधा आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अभी तक वर्क सर्टिफाइड, देखिए कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड था दोनों में,
तो दोनों को याद रखना तो आसान है, मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। थर्ड वाले में वर्क सर्टिफाइड न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से याद रखिए ट्रिक को। ट्रिक कैसे याद रखना है कि दोनों में तो फॉर्मूला सेम है, जहां वर्क 50% से कम था और जहां 50% से ज्यादा तो हो रहा है लेकिन लेस देन 90% है, तो इन दोनों जगह पे ही हम लोग क्या देखें कि कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। बस एक थर्ड फोर्थ केस में हमारा अलग हो जा रहा है कि वर्क सर्टिफाइड ऊपर चला जा रहा है न्यूमरेटर में और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है उसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दिया। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले टॉपिक में देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड बोथ वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड, तो इट इंक्लूड बोथ वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क अनसर्टिफाइड। इकोनॉमिक बैच साइज, इकोनॉमिक बैच साइज के फॉर्मूले को फ्रेंड्स आज देख लेते हैं और इसके न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक बैच साइज और इसको ऑप्टिमम रन साइज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू सी एस अपॉन सी सी। इन सब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, R is equal to annual production in unit, CS is equal to setup cost per batch, CC is equal to carrying cost per unit of production per annum। पर annum को लेके बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्यूशन आप लोगों को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए फ्रेंड्स। चलिए, कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 6400 यूनिट। सेटअप कॉस्ट पर बैच दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है ₹4। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि ऑप्टिमम रन साइज के फॉर्मूले से आप लोग यूज करिएगा उस फॉर्मूले को और ट्राई करिएगा क्वेश्चन को लगाने का। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे हम आपको। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, ये वीडियो के जितने भी नोट्स है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स नेशन का जो ऐप है प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए आप लोग। कॉमर्स नेशन के ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, बोथ बीकॉम एमकॉम दोनों के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं फ्रेंड्स। 500 प्लस फ्री एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों के लिए, और साथ ही जितने भी स्टडी मटेरियल है और आपके सिलेबस जो है सब कुछ उसमें प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉमर्स नेशन ऐप पे। तो अभी आप लोग उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, रिलेटेड टू आवर बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस, सारा इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स वहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही अगर अपने परफॉर्मेंस को आप बेहतर बनाना चाहते हैं और भी फ्रेंड्स, ठीक है, तो पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए बीएचयू इस बार क्या करने जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि ऑनलाइन एग्जाम बीएचयू फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो इस ऑनलाइन एग्जाम का ना तो आपको मार्केट में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाला है और ना ही इस पैटर्न पे आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है कहीं पे। तो इस पैटर्न पे हम लोग कॉमर्स नेशन ऐप आपको प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, 10 प्लस टेस्ट सीरीज अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं फ्रेंड्स, और साथ ही हर रोज एक नया टेस्ट सीरीज ऐड किया जा रहा है। साथ ही आप एक टेस्ट सीरीज को 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले आप 20 प्लस टाइम मिनिमम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, 20 प्लस टाइम आप एग्जाम में बैठ के तब आप उस एग्जाम को अटेंड करने जा रहे हैं। तो कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो चार्ज बहुत ही मिनिमम है फ्रेंड्स,
ओनली ₹499। इस 499 में आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है कि सारे नोट्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेंगे आपको। और वो 500 एमसीक्यू तो फ्री में मिलेंगे ही, साथ में 2000 एमसीक्यू और भी फ्री मिलेंगे जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करेगा। साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमर्स नेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किए जाएंगे सारे हमारे प्रीमियम फ्रेंड्स को। और उसमें भी हम लोग हर इवनिंग को, एवरी इवनिंग हम लोग उसमें 30 क्वेश्चन के एमसीक्यू ऐड कर रहे हैं एक नए नए टॉपिक के साथ। और उस नेट आप लोग तुरंत उसी में अटेम्प्ट करिए हर रोज 30 क्वेश्चन को, और तुरंत सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हर रोज यहाँ से भी एनालाइज कर पा रहे हैं अपने को, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज तो कर ही पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। बने रहिए हम लोगों के कॉमर्स नेशन के साथ, और लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।